Hello everyone. So today I am going to discuss antiviral defense mechanisms in different kinds of organisms. तो अब जो वायरसेस होते हैं वो हाईली इन्फेक्शियस होते हैं. वायरसेस आर हाईली इन्फेक्शियस इन नेचर. वो है ही ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं. तो वायरसेस जो है वो हर तरह के ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे प्लांट्स हों, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे आर्की हो. हर तरह के ऑर्गेनिजम्स को वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं. बिकॉज वायरसेस जो हैं वो अगर इन्फेक्ट नहीं करेंगे तो वो फिर आगे रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे. सो वायरसेस जो हैं दीज आर इन्फेक्शियस इन नेचर एंड तो इसीलिए जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के पास एंटीवायरल डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं अपने आप को वायरसेस से बचाने के लिए. सो कौन कौन से एंटीवायरल मैकेनिज्म्स हैं डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स में. पहला तो है फुल फ्लेजेड इम्यून सिस्टम. इसमें इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्सेज हो गए, एडेप्टिव हो गए. ठीक है, तो पहला तो है जो इम्यून सिस्टम जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सब में होता है. ठीक है, तो इम्यून सिस्टम के सबको पता है दो कंपोनेंट्स होते हैं, इनेट इम्यून रिस्पॉन्स और एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेस. ठीक है, तो जिसमें कि तमाम तरह के अलग अलग तरह के सेल्स इन्वॉल्व रहते हैं, देन साइटोकाइंस इन्वॉल्व रहते हैं, देन एंटीबॉडीज़ भी जनरेट होती हैं इस तरह के इम्यून सिस्टम में. ठीक है, तो इसमें जो एंटीवायरल डिफेंस मैकेनिज्म में वी हैव इंटरफेरॉन्स. ठीक है, इंटरफेरॉन्स जनरेट होते हैं. ठीक है, और उसमें जो वायरस स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेस वर्टिब्रेट्स में जनरेट होते हैं उसमें इंटरफेरॉन्स हैं. फिर साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, फिर नेचुरल किलर सेल्स होते हैं. तो इन सब का इन्वॉल्वमेंट रहता है. तो एक तो ये सिस्टम है जो कि एनिमल्स में होते हैं, वर्टिब्रेट्स में होते हैं. ठीक है, उसके अलावा वी हैव RNA interference, in short called RNAi. This is one kind of mechanism that is there in plants and animals. ठीक है, तो ये अलग तरह का एंटीवायरल मैकेनिज्म है. उसके अलावा there is CRISPR. This is a kind of mechanism which is there in बैक्टीरिया एंड आर्के. ठीक है, उसके अलावा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. These are also called restriction ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस. तो कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं. पहला तो है एक इम्यून सिस्टम जो कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सब में होता है. ठीक है, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, इनेट और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम. उसमें सेल्स इन्वॉल्व रहते हैं, उसमें साइटोकाइंस का रिलीज़ होता है. ठीक है, जिसमें इंटरफेरॉन्स जो है स्पेसिफिकली इंटरफेरॉन्स का एंटीवायरल उसका एक्शन होता है. ठीक है, फिर एंटीबॉडीज जनरेट होते हैं. फिर कई तरह के सेल्स होते हैं जिसमें कि साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि वायरसेस को डील करते हैं. देन नेचुरल किलर सेल्स हैं वो वायरसेस को डील करते हैं. तो एक तो ये सिस्टम हो गया. ठीक है, जो वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है. उसके अलावा देयर इज़ RNA इंटरफेरेंस. दिस इज़ अ मैकेनिज्म विच इज़ एंटीवायरल मैकेनिज्म. अच्छा, ये जो इम्यून सिस्टम है ये सिर्फ वायरसेस के अगेंस्ट ही नहीं, फुल फ्लेजेड इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी में जो हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डील करता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो और कोई दूसरे इन्फेक्शियस पैरासाइट्स हों. ठीक है, सबको डील करता है ये इम्यून सिस्टम. लेकिन ये जो तीन सिस्टम्स हैं, RNA इंटरफेरेंस, CRISPR और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, ये जो तीन सिस्टम्स हैं ये प्रॉपरली एंटीवायरल सिस्टम्स हैं, ये केवल वायरसेस को ही डील करते हैं। ठीक है, तो जो आज का जो लेक्चर है वो
इन 3 डिफेंस मैकेनिज्म से के बारे में है। तो आज के लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूँगी ये 3 मैकेनिज्म्स, द 3 एंटीवायरल डिफेंस मैकेनिज्म्स दैट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म। तो जो आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म है दैट इज़ देयर इन, एज आई टोल्ड यू, प्लांट्स एंड एनिमल्स। आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में होता है, बैक्टीरिया और आर्की में नहीं होता। तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो मैकेनिज्म है दैट इज़ एक्टिवेटेड ओनली अगेंस्ट आरएनए वायरसेस। ठीक है, ये जो मैकेनिज्म है केवल आरएनए वायरसेस को डील करता है, ओनली आरएनए वायरसेस एंड नॉट डीएनए वायरसेस। ठीक है, तो आरएनए वायरसेस चाहे वो सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस हो चाहे वो डबल स्ट्रैंडेड वायरसेस हो, हर तरह के आरएनए वायरस को ये डील करते हैं। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म। अब इसमें क्या होता है कि अब ये जो आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म होता है ये ट्रिगर होता है। ये ट्रिगर कब होता है? व्हेनेवर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इन सेल। सेल के अंदर जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की मौजूदगी होती है उससे ये आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म ट्रिगर होता है। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म इज ट्रिगर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल विद इन द होस्ट सेल। तो क्या होता है कि जब बिकॉज इट इज़ फॉर एनिमल्स एंड फॉर प्लांट्स इट इज़ अनयूजुअल टू हैव डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। एनिमल्स और प्लांट्स में सेल्स के अंदर कभी भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। वी हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, हमारे पास एमआरएनए होता है। ठीक है, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है, सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो अगर ये सेल्स के अंदर प्रेजेंट है इसका मतलब है कि कुछ एबनॉर्मल है। ठीक है, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है और जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा सेल के अंदर तो वो रिफ्लेक्ट करेगा कि दैट मीन्स कि जो वायरस है, आरएनए वायरस है, उसने अटैक किया है, उसने इन्फेक्ट किया है सेल्स को। ठीक है, तो इट इज़ दिस मैकेनिज्म इज ट्रिगर्ड बाय प्रेजेंस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इन सेल। ठीक है, अब जितने भी आरएनए वायरसेस हैं चाहे वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हों चाहे वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हों, सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर इन ऑर्डर टू रेप्लिकेट डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता ही बनता है। इवन अगर जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी वायरसेस भी होंगे तो जब उनका वो जीनोम की रेप्लिकेशन हो रही होगी होस्ट सेल के अंदर तो उस प्रोसेस के दौरान डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल बनता ही बनता है। तो जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा ये जो सिस्टम है आरएनए इंटरफेरेंस का ये ट्रिगर हो जाएगा। तो आइए अब समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। तो अब क्या होता है कि जो आरएनए वायरसेस है व्हेन दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल, ठीक है, एनिमल या प्लांट के सेल्स में, तो उसमें अगर 23 बेस पेयर लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, होस्ट सेल में अगर 23 बेस पेयर लॉन्ग आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो ये जो आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म है ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सपोज करो कि ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल है विच इज़ अ वायरल आरएनए मॉलिक्यूल। सपोज करो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सपोज करो ये 70 बेस पेयर लॉन्ग है। ठीक है, तो अब जब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल अगर होस्ट सेल में प्रेजेंट होगा तो आरएनए ट्रिगर हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो सेल होते हैं सेल के अंदर आरएनए स्पेसिफिक न्यूक्लियसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आरएनए स्पेसिफिक न्यूक्लियसेस एंड प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्लीव करेंगे, स्ट्रैंड को क्लीव करेंगे इनटू स्मॉलर स्ट्रैंड्स। ठीक है, तो अब ये जो न्यूक्लियसेस होते हैं आरएनए स्पेसिफिक न्यूक्लियसेस, दीज आर आल्सो कॉल्ड डाइसर, इसको डाइसर भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डाइसर जो है इस आरएनए स्ट्रैंड, उस पूरे स्ट्रैंड को, मॉलिक्यूल को क्लीव करेंगे इनटू स्मॉलर स्ट्रैंड्स ऑफ अराउंड 21 to 23 बेस पेयर्स। ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में ये क्लीव कर देंगे। ठीक है, और ये सारे क्या हैं, 21 to 23 बेस पेयर लॉन्ग
आरएनए मॉलिक्यूल्स। तो इनको क्या कहते हैं? दीज स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स, इन शॉर्ट आरएनएआई। ठीक है, तो यानी कि ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल है, इस पे डाइसर जो है वो इसको क्लीव करेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा क्लीव करके छोटे छोटे 21 to 23 बेस पेयर लॉन्ग स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स में उनको क्लीव कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो ये है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वायरल मॉलिक्यूल्स हैं, देन दे गेट एसोसिएटेड विद RISC, they get associated with RISC. RISC क्या है? It is a multi-protein complex called RNA induced silencing complex. ठीक है, तो these small interfering RNA molecules will then get associated with RISC molecules. So RISC क्या है? These are multi-protein complexes called RNA induced silencing complex. तो इससे अटैच हो जाएंगे। अब ये जो RISC है, ये क्या करते हैं? इन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, RISC सेपरेट द स्ट्रैंड्स। ठीक है, ये ब्लू कलर्स का है बिकॉज दीज आर RNA स्ट्रैंड, तो ये इसको ब्लू करना चाहिए। ठीक है, तो इस स्ट्रैंड को सेपरेट कर देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है? अब ये जो RI एसोसिएटेड स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेंगे? ये जाएंगे और जो वायरल mRNA है, ठीक है, वायरल mRNA, सॉरी, ये क्या करेंगे? ये वायरल mRNA मॉलिक्यूल पे जाके यहाँ पे बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, जो भी स्पेसिफिक, अब जो ये जो स्ट्रैंड है, सपोज इन दोनों में से कोई भी एक स्ट्रैंड है, उसकी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस तो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना लेंगे। एंड दे क्लीव mRNA मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या करेंगे? इस बांधेंगे, एसोसिएट करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होती हैं इनमें। ठीक है, वायरल स्पेसिफिक। तो ये फिर क्लीव करके दे विल डिग्रेड और डिस्ट्रॉय द वायरल mRNA। तो ये मैकेनिज्म है RNA इंटरफेरेंस का। So now let us understand the CRISPR mechanism of antiviral defense in bacteria and RK. अब CRISPR जो है वो कहाँ एक्टिवेट होता है? बैक्टीरिया और RK। ठीक है, इनमें ये CRISPR mechanism एक्टिवेट होता है जब भी वायरल जीनोम जो है वो एंटर करता है सेल्स में। अब इसमें क्या होता है कि दिस सिस्टम इज़ इफ़ेक्टिव अगेंस्ट बोथ DNA एज वेल एज RNA वायरसेस। दोनों को ही, चाहे वो DNA वायरस हो चाहे वो RNA वायरस हो, दोनों को ही ये जो CRISPR मैकेनिज्म है ये डील करता है। जैसे कि जो RNA इंटरफेरेंस है वो केवल RNA वायरसेस को के अगेंस्ट डील करती है, उनको डील करती है, लेकिन जो CRISPR है वो बैक्टीरिया, DNA एज वेल एज RNA वायरसेस दोनों को ही डील करता है। अब हम लेट अस हैव अ लुक ऑन द मैकेनिज्म। तो अब ये जो CRISPR मैकेनिज्म है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है कि जब भी फर्स्ट टाइम कोई वायरस DNA या RK को इन्फेक्ट करता है, तो उस टाइम पे कुछ वायरल स्पेसिफिक सीक्वेंसेस जो हैं, वायरल स्पेसिफिक DNA या RNA की सीक्वेंसेस जो हैं, वो जाके होस्ट जीनोम में इंटीग्रेट कर जाती हैं। ठीक है, फॉर्मिंग CRISPR। ठीक है, so in the form of CRISPR
वायरल सर्टन वायरल सीक्वेंसेस दे गेट इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट जीनोम। तो ये क्रिस्पर क्या है? क्रिस्पर इज बेसिकली इस तरह का होता है क्रिस्पर। तो जैसे ये, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रिस्पर। तो इसमें क्या है कि बीच बीच में वायरल स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती हैं, वायरल स्पेसिफिक सीक्वेंसेस एंड दे आर फ्लैंक्ड बाय रिपीट्स। ठीक है, तो ये रिपीट्स हैं और इन रिपीट्स के बीच में ये वायरल स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती हैं। इस पूरे यूनिट को कहेंगे क्रिस्पर। क्रिस्पर इज, इसका फुल फॉर्म क्या है क्रिस्पर का? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, क्रिस्पर इज क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, तो क्रिस्पर जब भी फर्स्ट टाइम वायरल जीनोम एंटर करेगा बैक्टीरिया या आर्के सेल के अंदर, तो क्रिस्पर विल बी फॉर्म्ड विद इन द होस्ट जीनोम। तो होस्ट जीनोम में क्रिस्पर फॉर्म हो जाएगा। मतलब जो होस्ट जो वायरल कुछ वायरल स्पेसिफिक सीक्वेंसेस जो होंगी वो होस्ट जीनोम में इंटीग्रेट कर जाएंगी। ये जो प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन का, इसको कहते हैं इम्यूनाइजेशन। इसको कहते हैं इम्यूनाइजेशन, क्योंकि इस प्रोसेस के बाद फिर जो सेल है वो प्राइम हो जाएगा, वो रेडी हो जाएगा दोबारा से अगर वायरस एंटर करेगा तो उसको फाइट करने के लिए। अब समझते हैं इस मैकेनिज़्म को। अब क्या है कि जब भी वायरल जीनोम जो है वो सेल के ही होस्ट सेल के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा, तो उस केस में ये क्रिस्पर जीन जो है ना, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाएंगे और ये क्या बनाएंगे? क्रिस्पर आरएनए। ठीक है, क्रिस्पर जो जीन्स हैं या क्लस्टर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उससे क्रिस्पर आरएनए बनेगा। अब ये जो क्रिस्पर आरएनए है, दे गेट एसोसिएटेड विद कैस प्रोटीन्स। कैस प्रोटीन्स जो होते हैं, व्हाट आर कैस प्रोटीन्स? कैस प्रोटीन्स आर क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन्स। कैस प्रोटीन्स क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं। ये जाके एसोसिएट हो जाते हैं क्रिस्पर आरएनए मॉलिक्यूल के साथ और उसको क्लीव कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से कि ये कैस प्रोटीन है और इसके बीच में जो आरएनए है वो क्या है? ये यूनिक आरएनए सीक्वेंस है। ठीक है, यूनिक आरएनए सीक्वेंस है। इस तरह से इसको क्लीव कर देते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये जब सेल जब वायरस कोशिश कर रहा होता है सेल के अंदर एंटर करने की, जब वो अपना सपोज ये है, ठीक है, ये होस्ट सेल है और ये वायरल जीनोम जो है ना, ये अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें क्या होता है कि ये जाके कैस एसोसिएटेड क्रिस्पर आरएनए मॉलिक्यूल जाके यहाँ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, दिल फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होती हैं, तो दिल फॉर्म बॉन्ड हियर, दिल गेट एसोसिएटेड विद द होस्ट जीनोम। ठीक है, एसोसिएट हो जाएंगे और उसको क्या करेंगे? क्लीव कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से बाय एक्टिवेशन ऑफ दिस क्रिस्पर मैकेनिज्म होस्ट जो वायरल जीनोम है दैट गेट्स क्लीव्ड। ठीक है, तो क्लीव हो जाएगा। जब वो क्लीव हो जाएगा तो फिर वो वायरस जो है इन्फेक्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड मैकेनिज्म विच इज़ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस जो है, ये भी जो मैकेनिज्म है ये केवल बैक्टीरिया और आर्के में होता है। ओनली बैक्टीरिया एंड आर्के हैव दिस। ये जो सिस्टम है, दैट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ओनली डीएनए वायरसेस, वो भी डबल स्ट्रैंडेड।
डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, बस। उसके अलावा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस या आरएनए वायरसेस किसी के अगेंस्ट नहीं, केवल डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस के अगेंस्ट ये जो सिस्टम है ये एक्टिवेट होता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, these are also called restriction endonucleases। अब इसमें क्या होता है कि जब भी ये सिस्टम काफ़ी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें जब भी जो वायरल डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, वो जब सेल के अंदर, प्रोकैरियोट्स में सेल के अंदर एंटर करेगा तो ये एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और ये क्या करेंगे, वायरल जीनोम को क्लीव कर देंगे। आरएनए इंटरफेरेंस का जो ये मैकेनिज्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो रिसर्च है उसमें ये बहुत यूज़ हो रहा है। इसमें अगर किसी जीन को साइलेंस करना हो तो उसके लिए ये मैकेनिज़्म काफ़ी यूज़फुल है, मैकेनिज़्म ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। तो उसमें क्या है कि अगर किसी पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन को रोकना है, यानी कि किसी पर्टिकुलर जीन को अगर साइलेंस करना है, तो उसके लिए शॉर्ट इंटरफेयरिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स लैब में ही जनरेट कर सकते हैं, और उनको जनरेट करके उनको फिर होस्ट सेल के अंदर डाला जाता है। जो छोटे स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए मॉलिक्यूल 23 बेस पेयर्स के अराउंड, 21 to 23 बेस पेयर्स के अराउंड लैब में ही सिंथेसाइज करके वो होस्ट सेल के अंदर उनको डाल देते हैं, और फिर वो अंदर जाके, जब वो अंदर जाते हैं तो फिर ये जो आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म है ये पूरा ट्रिगर हो जाता है, और उससे वो जो पर्टिकुलर जीन है जिसके एक्सप्रेशन को साइलेंस करना है वो साइलेंस कर दिया जाता है। तो ये एक रिसर्च आजकल रिसर्च में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फेनोमेना है, तो इसीलिए इसकी जो डिस्कवरी हुई थी, ये डिस्कवरी हुई थी 1998 में। 1998 में एंड्रयू फायर और क्रेग मेलो, एंड्रयू फायर और क्रेग मेलो, ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डिस्कवरी की थी इसकी 1998 में, और इस डिस्कवरी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था इन 2006। तो क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला। और तो ये आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। और अबाउट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म है प्रोकैरियोट्स को, जो डीएनए वायरसेस हैं वो उनको फाइट करने के लिए, उनसे प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा एक मैकेनिज़्म है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस का। लेकिन जो डीएनए वायरसेस हैं उन्होंने इसका एंटीडोट या उसको उसकी काट एक उन्होंने भी तैयार की है। वो क्या करते हैं कि अपनी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको मॉडिफाई कर देते हैं, दे मॉडिफाई देयर डीएनए, वो अपने डीएनए को मॉडिफाई कर देते हैं ताकि जो होस्ट के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं वो पहचान ना सकें उनको। वो कैसे मॉडिफाई करते हैं, वो जो सीक्वेंस में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको ग्लूकोसाइलेट करके या मिथाइलेट करके, केमिकल मॉडिफिकेशन करके अपने डीएनए की, बाय ग्लूकोसाइलेटिंग और बाय मिथाइलेटिंग देयर न्यूक्लियोटाइड्स विद इन द सीक्वेंस, दे कैन एस्केप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। तो इस तरह के कुछ मैकेनिज़म्स हैं जो आज के लेक्चर में मैंने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको डाउट है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं इसमें और वीडियोस बनाऊंगी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।